हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक और लवण, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर आप लोग के बीच आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एसिड के बारे में जाना था, अम्ल क्या होता है, बेस के बारे में जाना था, क्षार क्या होता है। अम्ल और क्षार के जो भौतिक गुण थे या जो प्रमुख गुण थे, जो कि हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके थे कि लिटमस पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जाना था। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता क्या होती है, पीएच क्या होता है। अब आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज मुख्य रूप से अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस पर बात करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और कुछ सॉल्ट्स के बारे में, कुछ लवण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, रासायनिक गुण, ये रासायनिक परिवर्तन जब होता है, केमिकल चेंज होता है, उसे एक्सप्लेन करता है, उसको हम वो जो है रासायनिक गुण होता है। यानी रासायनिक गुण जब भी होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो हम सबसे पहले अम्ल के रासायनिक गुण यानी एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। एसिड, अम्ल, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग तेजाब के नाम से जानते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करता है। हम लोग अम्ल का टेस्ट देखे थे, हम लोग टेस्ट वो देखे थे कि हम किस तरह से उड़हुल का फूल से हम इंडिकेटर बनाकर हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। क्षारक का भी देखे थे। तो अम्ल का आज हम लोग रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एसिड का कि वो मेटल के साथ कैसा प्रतिक्रिया करता है। तो एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करके जनरली हाइड्रोजन गैस देता है। हाँ, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। ये सब हायर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होता है वह एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाद में आप लोग को पढ़ना है। लेकिन सामान्य रूप से मैक्सिमम जो मेटल्स है वो मेटल्स जिसका एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आइए सबसे पहले जो है हम मेटल के साथ देखेंगे रिएक्शन। मेटल के बाद मेटल के ऑक्साइड के साथ किस तरह का रिएक्शन होगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरह का रिएक्शन होगा, मेटल के कार्बोनेट के साथ जो है वो किस तरह का रिएक्शन एसिड का होगा, इस पर जानेंगे। यहाँ पर एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जनरली जो कोई भी एसिड मेटल के ऑक्साइड, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के साथ जो है वो अगर अभिक्रिया करता है तो जनरली लवण बनाता है। और लवण के साथ साथ जो प्रोडक्ट है, कहीं पर जो है वो CO2 गैस बनता है और वाटर बनता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बनता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है देखते हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला धातुओं के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद मेटल्स। अम्ल सामान्यतः धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है।
जैसा कि बताएं कि कुछ मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो सभी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, नहीं बनाता है, लेकिन अधिकांश मेटल जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि अम्ल जो है, कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक के साथ अभिक्रिया किया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे पता चलेगा कि जो गैस बन रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये टेस्ट करना भी है आप लोग के सिलेबस में, लेबोरेटरी में इस पर जो है टेस्ट करना आप लोग को। वहाँ पर ये जो है काम आएगा थ्योरी, कि जब हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में, अगर मान लिया जाए टेस्ट ट्यूब में हम जिंक मेटल लेते हैं और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो देखते हैं क्या कि उससे गैस निकल रहा है। अब ये जब गैस निकलता है तो इस गैस के पास अगर कोई जलता हुआ कैंडल या जलता हुआ जो है वो माचिस की तिल्ली अगर हम ले जाते हैं तो पप साउंड निकलता। पप साउंड का मतलब होता है फट फट की आवाज़ निकलती है। इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ज्वलनशील गैस है, और वो जैसे वो यहाँ पर फ्लेम के यानी ज्वाला के समीप आग के पास जो है वो आता है तो तेज़ी से जलता है, और जलने से ये फट फट की ध्वनि निकलती है जिससे पप साउंड कहते हैं। तो अगर किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराए और जो गैस निकल रहा है वहाँ पर अगर हम जलती हुई तिल्ली को या मोमबत्ती ले जाते हैं, अगर पप साउंड निकलता है तो वो हमें ये बताता है कि वो उसमें हाइड्रोजन गैस है। अब दूसरा जो है हम लोग देखेंगे धातुओं के कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, यानी मेटल कार्बोनेट के साथ। तो जब कोई भी अम्ल धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल तो बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी धातु के कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करती है तो वैसी स्थिति में लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जैसे यहाँ पर धातु का कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है। लवण के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे बाद में। इसके अलावा जल बनता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ठीक बगल में एक अपवर्ड एरो लगाए हैं। अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है कि वो गैस बन रहा है और गैस बाहर निकल रहा है। यहाँ पर फिर एक जो एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रयोगशाला में आप लोग को करना और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करेंगे। तो जब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, ये कि जो चूना जल है वो चूना जल को दूधिया कर देता है। यहाँ पर जैसे जब CO2 गैस को चूना जल से प्रवाहित कराया जाता है तो चूना जल दूधिया हो जाता है। चूना जल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली जो है वो वाइट मिल्की हो कर देता है ये जल को, तो ये दूधिया हो जाता है। लेकिन अगर यही जो है इसमें अगर ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो ये जो मिल्की कलर है वो फिर डिसअपियर हो जाता है, फिर पानी का जो रंग है वो आ जाता है, क्योंकि इसमें अगर अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चूना जल दूधिया कैसे होगा। आप लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि चूना जल तो खुद दूधिया होता है, तो फिर वो दूधिया होगा कैसे। तो चूना जल क्या है पहले हम लोग ये जान लें। आप लोग ये देखे होंगे कि घर में जब पुचाड़ा होता है, जो वाइट वाश होता है, उसको चूना को घोला जाता है दीवार में लगाने के लिए, पुचाड़ा करने के लिए, वाइट वाश करने के लिए। अगर उसको छोड़ दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर छोड़ दिया जाता है, अगर रात को मान लिया छोड़ दिया गया, शाम को अगर चूना जिस चीज़ में घुला हुआ है
और सुबह उठ के जब उसको देखते होंगे आप लोग, तो ये देखते होंगे कि वो जो नीचे जो है सब चूना नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो है वो पानी के जैसा रहता है, यानी लगता है कि पानी है, कि उसमें कुछ नहीं है। तो चूना जल वही है, वो पानी को अगर हम जब चूना को पानी में घोल के अगर छोड़ देते हैं तो जितना भी चूना होता है वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने के बाद जो ऊपर जो क्लियर सॉल्यूशन होता है वो पानी जैसा होता है, वही चूना जल है। तो वो पानी के जैसा होता है और उसमें अगर हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वो क्या होता है कि वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग को प्रैक्टिकल रूम में करना है या फिर अपने से घर में कर सकते हैं कि चूना जल बना ले। चूना को पानी में घोलने के बाद अगर हम रख लेते हैं, थोड़ा देर जब चूना नीचे बैठ जाएगा तो पानी को हल्का धीरे धीरे किसी कंटेनर में हम बर्तन में निकाल के और पाइप से अगर हम कुछ देर फूंकते हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि उसमें धीरे धीरे जो है वाइट कलर का जो पार्टिकल्स आता है वो जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण जो है वो दूधिया हो जाता है। एक प्रश्न आप लोग के अक्सर आता है कि चूना जल जब दूधिया होता है या जब हम चूना जल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो मिल्की हो जाता है, दूधिया रंग का होता है, लेकिन कुछ देर तक पास कराने के बाद वो दूधिया रंग गायब हो जाता है। आखिर क्यों? तो इसका आंसर ये होगा कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल का मतलब होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो वैसी स्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है। अगर हम ज़्यादा देर तक कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएं तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, वो जल में घुलनशील यौगिक है और वो जल में घुल जाता है, जिसके कारण जो मिल्की कलर था, दूधिया रंग था, वो जो है डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस तरह से वो मिल्की कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट मीन्स बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एक ही चीज़ है। तो जब अम्ल धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो वैसी स्थिति में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कहने का मतलब ये है, चाहे अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट सेम होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। यहाँ पर हम लोग देखें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका एक लेते हैं एग्जाम्पल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl और ये कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और CO2 गैस। यहाँ पर भी अपवर्ड एरो बता रहा है कि गैस है वो निकल रहा है। अगला जो अम्ल का जो महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है वो है धातुओं के ऑक्साइड के साथ। तो चूँकि पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो धातु के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं और बेसिक नेचर होने के कारण वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो धातुओं के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा, लवण और जल बनेगा। अब धातु का एक ऑक्साइड लेते हैं, कॉपर का ऑक्साइड क्यूप्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्यूप्रिक क्लोराइड बना और H2O बना। तो ये जो है मुख्य रासायनिक गुण है अम्लों के, जो कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। अब हम आते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों यानी बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो चूँकि धातु जनरली धातु के ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो अधिकांश धातुएं जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन जो एम्फोट्रिक मेटल्स है, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे एम्फोट्रिक ऑक्साइड के, एम्फोट्रिक का मतलब हुआ वैसा ऑक्साइड या वैसा मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता हो और बेस के साथ रिएक्शन करता हो। तो यहाँ पर जैसे कुछ धातुएं जैसे जिंक, एल्युमिनियम, लेड, जिंक के लिए Zn, Al एल्युमिनियम, Pb यानी लेड,
सीसा जिसको हिंदी में कहते हैं, आदि क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे यानी धातु जब क्षारक के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे जिंक Zn सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, इसके साथ प्रतिक्रिया होगा तो Na2 ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट एक लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस बना। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण ये है कि जो क्षारक हैं वो धातुओं के कार्बोनेट के साथ, धातुओं के बाइकार्बोनेट के साथ और धातुओं के ऑक्साइड के साथ जनरली अभिक्रिया नहीं करते हैं। और जो अगला है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड यानी नॉन मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो इस तरह से जो ये आपके सिलेबस में क्षारक और अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। अब मेरा अगला टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, यानी अम्ल और क्षारक जो है वो जलीय विलयन में कैसा बिहेव करेगा। तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन आयन को जो हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं H3O+। ये जैसे एक एग्जाम्पल HCl अम्ल है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा H3O+, यानी ये जो है हाइड्रोनियम आयन है और Cl-। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि क्षारक की बात करें तो जल की उपस्थिति में क्षारक हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल आयन का मतलब OH- आयन बनाता है। जैसे यहाँ NaOH एक क्षारक है, जल के साथ रिएक्शन होगा तो Na+ और OH-, तो ये जो OH- है वो OH- यानी हाइड्रोक्साइल आयन क्षारक देता है, बेस देता है, और हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड देता है। अब यहाँ पर एक और जो टॉपिक है कि जल के साथ अम्ल और क्षारक को, जल में अगर अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर परीक्षा में ये आता है कि अम्ल या क्षारक का डाइल्यूशन जब किया जाता है, जब उसमें जल मिलाया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि जब भी हमें डाइल्यूशन करना हो अम्ल या क्षारक का, तो उस समय हर समय ये ध्यान रखना है कि हमें जल में अम्ल या क्षारक मिलाना है, क्षारक में या अम्ल में जल नहीं मिलाना है। यानी पानी में अम्ल या क्षारक एसिड या बेस को मिलाया जाता है। दूसरा स्थिति जब हम मिलाते हैं तो उस समय धीरे धीरे मिलाना चाहिए, यानी धीरे धीरे एसिड या बेस डालना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो है कि उस समय अगर जब हम परख नली में अगर मिला रहे हैं टेस्ट ट्यूब में तो उसको लगातार हिलाना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये जो डाइल्यूशन है, जल जब हम अम्ल या क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि उसमें ऊष्मा निकलता है और उस समय अगर हम ये रिएक्शन को अगर हम सावधानी नहीं बरतें तो बहुत ज़्यादा अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण हमें नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब में जो हम उसको डाइल्यूशन कर रहे हैं वो टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सावधानी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम अम्ल या क्षारक में एसिड या बेस में हमें जल के साथ अभिक्रिया कराना या जल मिलाना है या उसका डाइल्यूशन करना हो तो हमें हर समय टेस्ट ट्यूब अगर लेंगे तो टेस्ट ट्यूब में पहले हमें पानी ले लेना होगा। अगर बीकर में अगर हम ले रहे हैं तो बीकर में पहले पानी यानी H2O जल लेना होगा और उसमें एसिड को या बेस को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। और उस समय जब हम मिला रहे हैं तो प्रयास ये होना चाहिए कि उसको धीरे धीरे हम वो हिलाते रहें। अब आज का मेरा अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अभी तक हम लोग एसिड के बारे में पढ़े, बेस के बारे में पढ़े, सॉल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, तो अब हम सॉल्ट पर फोकस करेंगे। सॉल्ट यानी लवण। ऐसे सामान्य अर्थ में सॉल्ट जब अगर हम कहते हैं तो हम लोग जो घर में नमक का यूज करते हैं उसको हम सॉल्ट कहते हैं। तो एक्चुअली वो क्या है, कॉमन सॉल्ट है। केमिस्ट्री में उसको जो है वो साधारण नमक कहा जाता है। सॉल्ट का मतलब यहाँ पर लवण से है। ये क्या है कि जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ अभिक्रिया करती है
तो जल के अलावा जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो लवण होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो और ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन कहलाता है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कई एग्जाम्पल्स जो है हमारे डेली लाइफ में है। जैसे कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी में एंटासिड जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार का एल्कली है, एक प्रकार का क्षारक है, जो ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन अगर होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कई बार अगर मान लिया जाए मधुमक्खी का डंक, अगर मधुमक्खी जो है वो डंक अगर मारता है तो वैसी स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए कि बेकिंग सोडा है उसको लगाना चाहिए। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या करेगा, जो मधुमक्खी का डंक है या वो लाल वाला जो छोटा चींटी है, ये सब का डंक जो होता है वो काटने के समय उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल शरीर के अंदर चला जाता है जिसके कारण जलन होती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब ये है कि जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षारक, लवण और जल। एक अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl और H2O बनाता है। NaCl लवण है। यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है, सामान्यतः जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो जो भी रिएक्टेंट होता है, जो भी उत्पाद होता है, उसका कोई भी गुण जो है वो प्रोडक्ट में नहीं होता है, यानी एक नया गुण जो है वो बन जाता है। अब मेरा जो है ये टॉपिक है लवण यानी सॉल्ट्स। अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर हम लोग देखें कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। यहाँ पर पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन सा अम्ल जो है वो प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और कौन सा अम्ल जो है वो दुर्बल होगा यानी वीक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वहाँ मैंने बताया था कि जो कार्बन का एसिड होता है वो एसिड जो है वीक एसिड होता है, और जो मिनरल एसिड होता है वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन होता है उस समय जो लवण होता है वो उदासीन लवण का होता है। उदासीन यानी यहाँ पर ये क्या है कि जो लवण बनेगा उसमें ना तो अम्ल का गुण होगा और ना ही क्षार का। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से, स्ट्रॉन्ग और एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट्स बनता है, अगर उसके सॉल्यूशन में हम लिटमस टेस्ट करें तो ना तो ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट होगा और ना ही उसमें रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट होगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच न्यूट्रलाइजेशन से, उदासीनीकरण से बनने वाला लवण जो है अम्लीय होता है। जैसे एक एग्जांपल HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पर क्या है कि ये अम्लीय अगर है तो इसका जो सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन होगा, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, लेकिन रेड लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से अगर सॉल्ट बनता है तो क्षारीय लवण बनेगा। तो ये जो क्षारीय लवण है, ये क्षारीय लवण में जो है वो, जैसे इसका एक एग्जांपल, ये SUH, ये कार्बन का एसिड है यानी फॉर्मिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनाता है वो लवण जो है सोडियम फॉर्मेट होता है। अब है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपयोग क्या है। तो यहाँ पर एक है, अम्लीय मिट्टी होने पर खेती के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। चूना यानी कि कली चूना अगर कहते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अगर उसका घोल अगर ले ले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कहीं कहीं जब मिट्टी अम्लीय जब होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या किया जाता है, चूना का यानी बेस मिलाया जाता है। एंटासिड का प्रयोग अभी बताया कि एंटासिड एसिडिटी के लिए जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी का डंक
से जो आराम के लिए बेकिंग सोडा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। अब हम एक सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि आपके सिलेबस में कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग 2 सॉल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जो बाकी सॉल्ट्स रह जाएगा और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको पार्ट 3 जो होगा इसका अगला वीडियो में उससे हम कंप्लीट करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र NaOH होता है। अब यह है कि ये कैसे बनता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह वियोजित होकर, यानी वो क्या होता है कि वो टूटता है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक्चुअली जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत विच्छेदन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जैसे ये सोडियम क्लोराइड AQ का मतलब पहले भी मैंने बताया है कि AQ का मतलब जलीय विलयन, यहाँ पर H2O यानी जल, L का मतलब ये लिक्विड स्टेट में। तो जब इसके जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। AQ का मतलब ये जलीय विलयन बनेगा, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रश्न आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है वो क्लोरीन बनता है और क्षारक बनता है। तो क्लोरीन से क्लोर और क्षारक जो है उससे वो क्षार हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है तो इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग साबुन बनाने में, कास्टिक सोडा हम लोग जानते हैं, तो साबुन बनाने में होता है, कागज़ बनाने में होता है और क्षारक के रूप में उपयोग होता है। आज का जो मेरा लास्ट टॉपिक है और जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंपाउंड है ये विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं और इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला का है या अणुसूत्र का है CaOCl2, CaOCl2 या कहीं कहीं पर CaOCl। यहाँ पर देखिए Ca ब्रैकेट में OCl फिर Cl, ये दोनों एक ही, चाहे CaOCl2 लिखे या CaOCl लिखें। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर, आप लोग ब्लीचिंग पाउडर के से परिचित होंगे और उसमें एक विशेष प्रकार का स्मेल होता है। जो स्मेल होता है वो एक्चुअली क्या है, वो क्लोरीन गैस का होता है। अब ये कैसे बनाया जाता है? जब बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया होती है तो ये विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ये यहाँ पर विरंजक चूर्ण बना जल के साथ। इसका उपयोग क्या है? तो एक उपयोग तो हम लोग जानते हैं कि जल के शुद्धिकरण में, बरसात के दिनों में जब बारिश का पानी कुआं में भर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। वो क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली जैसा कि अभी बताया कि ब्लीचिंग पाउडर में जो गंध होता है वो क्लोरीन गैस का गंध होता है। क्लोरीन गैस का ही उपयोग होता है जल में जो शुद्धिकरण में, उसमें जो जम्स है उसको मारने के लिए। दूसरा जो है वस्त्र उद्योग में इसका ब्लीचिंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है और तीसरा उपचायक के रूप में। हम लोग को ने पिछले चैप्टर में उपचायक के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर जो विरंजक चूर्ण है वो उस क्लोरीन का स्मेल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज के मेरा जो है आज के क्लास का जो है आज ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक रिव्यू कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि धातु अम्ल के रासायनिक गुण में हम लोगों ने देखा कि अम्ल जो है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके जनरली हाइड्रोजन गैस बनाती है और लवण। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ किस तरह की अभिक्रिया करती है। तो सभी में हम लोग ये देखे कि जब भी अम्ल रिएक्शन करता है, चाहे वो धातु के साथ हो, धातु के ऑक्साइड के साथ हो, धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ हो, धातु के कार्बोनेट के साथ हो, सभी जगह जो है वो लवण बनता है। लवण के साथ जल बनता है और जहाँ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसके अलावा हम लोगों ने अधातुओं के रासायनिक गुण में देखा कि कुछ अधातुएं, कुछ जो है वो धातु जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे जो एम्फोटिक होता है, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, और ये लवण और जल बनाता है। और ये क्षारक जो है धातु के ऑक्साइड
या धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ जनरली जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जल के साथ कैसे अभिक्रिया होगा कि एसिड जो है वो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देता है, बेस हाइड्रोक्साइल आयन देता है। इसके अलावा हम लोगों ने आज जो देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट ही सॉल्ट होता है, लवण होता है। और दो प्रमुख लवण, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा विरंजक चूर्ण और या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोगों ने जाना। इस चैप्टर का जो रेस्ट टॉपिक है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, तो पार्ट 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो पार्ट 3 लेके जब हम आएंगे अगले वीडियो में, तो उसको हम उसमें चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन को, और जो रेस्ट पार्ट इस चैप्टर का भी बच गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो मेरा नंबर है, नंबर नोट कीजिए 7979725253 7979725253। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।